हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम 2024 के लिए, डेली की 24/1/2024 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं भीष्म, क्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और आपको यहाँ देखना है कि कितने कथन सही नहीं है। ठीक है, तो भीष्म क्यों अयोध्या में स्थित एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। तो ये पहला सही है। करैया प्रभावी समन्वय और वास्तविक समय की निगरानी तथा कुशल प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत करता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सही नहीं ढूंढना था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री भीष्म प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का क्यूब अयोध्या में स्थित एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान एक चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में एक जीवन रक्षक के रूप में उभर आया। कराथा कथन पहला क्या है, सही है। कराए आरोग्य मैत्री परियोजना में भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों के प्रभाव का सामना करने वाले किसी भी विकासशील देश को महत्वपूर्ण चिकित्सा संसाधनों की आपूर्ति करना शामिल है। आगे देख सकते हैं इसी में और भी कि भीष्म क्यूब को त्वरित प्रतिक्रिया और समग्र देखभाल पर बल देते हुए 200 हताहतों तक के उपचार के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, कहीं पे कोई हताहत हो गया तो एक बार में ये जो भीष्म है 200 हताहत में यदि होता है तो उसको संभाल सकता है। यह एड क्यूब आपात स्थितियों के दौरान आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता वृद्धि करने हेतु निर्मित कई नवोन्मेषी उपकरणों से युक्त है। करैया क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के प्रभावी समन्वय, वास्तविक समय की निगरानी और कुशल प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत करता है। अतः कथन दूसरा भी क्या है, सही है। कर भीष्म क्यूब की सफलता आपात स्थिति के दौरान तत्काल और प्रभावी चिकित्सा सहायता प्रदान करने में मोबाइल अस्पताल इकाइयों के महत्व को रेखांकित करती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि MPEMBA, ठीक है, एमपेम्बा भी पढ़ सकते हैं, प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कोई वैज्ञानिक घटना है, नया नया पता लगा, लेकिन अभी पूरी तरह से इस पर वैज्ञानिक इसको समझ नहीं पाए हैं। कह रहा एमपेम्बा प्रभाव ने विज्ञान को अपने निष्कर्ष में योगदान दिया है कि समान परिस्थितियों में गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम सकता है। ठीक है, ये पहला कथन है। कह रहा एमपेम्बा प्रभाव के संभावित कारणों में सूक्ष्म बुलबुले का निर्माण और वाष्पीकरण की भूमिका शामिल है। ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। कह रहा एमपेम्बा प्रभाव ने अपने आश्चर्यजनक अवलोकन से वैज्ञानिकों की रुचि बढ़ा दी है कि गर्म पानी समान परिस्थितियां होने पर ठंड पानी की तुलना में तेजी से जम सकता है। था कथन एक सही है। कह रहा शोधकर्ताओं ने घटना के कारणों को निर्धारित करने के लिए कई प्रयोग किए हैं, लेकिन आम सहमति के निष्कर्ष की अभी भी कमी है। संभावित कारणों में सूक्ष्म बुलबुले, वाष्पीकरण, ठंडे पानी में पाले की उपस्थिति और उबलने से उत्पन्न अयौगिकों का प्रभाव शामिल है। यानी यह सम्मिलित रूप से ये सब होता है तो वैसी घटना होती है। यहाँ पे दूसरा सही है। कर वालकर गर्म किए गए पानी में सूक्ष्म बुलबुले रह जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये गर्म नहीं हो पाते हैं। कर ये संवहन को बढ़ावा देते हैं और पानी ठंडा होने पर तेजी से गर्मी को हस्तांतरित करते हैं। कर वाष्पीकरण एक एंडोथर्मिक यानी ऊष्मा अवशोषित प्रक्रिया गर्म पानी में तीव्र रूप से ऊष्मा हानि में योगदान करती है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है कि कितने कथन सही है ये ढूंढना। कर भारतीय मछुआरे के लिए समुद्र में आपातकालीन संदेश भेजने के लिए दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित्र यानी डैट SG डाटा एनालिटिक टैरिफ सेकेंड जनरेशन, कुछ ऐसा ही होता होगा, या ट्रांसमिशन टी मतलब होता होगा, संयुक्त रूप से DRDO और IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया था। जब भी इसरो या DRDO ये सब रहे तो एक्सचेंज किया हुआ रहता है। तो यहाँ ध्यान देना है, ये इसरो की सहायता से, और इसमें IIT कानपुर ये सब है नहीं। ठीक है, तो सिर्फ इसरो ने इसको विकसित किया है। तो पहला गलत है। करडेट SG एक UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर है जो नेविगेशन के लिए NAVIC यानी भारतीय नक्षत्र में नेविगेशन रिसीवर मॉड्यूल का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये दूसरा सही है। तो केवल दो सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आइए देखते हैं। कर हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित्र यानी कि सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, तो डीएटी का मतलब हो गया डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, और ये संकेत जनरेशन विकसित किया है, जो समुद्र में मछुआरों के लिए मछली पकड़ने की नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजने के लिए एक स्वदेशी तकनीक समाधान है। ऐसा कथन पहला सही नहीं है। कर इसरो द्वारा DAT-SG का विकास किया गया है, जो कि NAVIC भारतीय नक्षत्र में नौवहन रिसीवर मॉड्यूल पर आधारित एक अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी प्रेषित्रीय ट्रांसमीटर है। ऐसा कथन दूसरा सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कराइए यह NAVIC रिसीवर मॉड्यूल स्थिति निर्धारण के साथ साथ प्रसारण संदेश पुष्टि का समर्थन करता है, जिसे NAVIC मैसेजिंग सेवा कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युगांडा अल्प विकसित देशों के लिए भारत की शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना का लाभार्थी है, तो पहला कथन सही। कितने सही ढूंढना है। अगर भारत और युगांडा के बीच 2004 में दोहरा कराधान बचाव समझौता मौजूद है, ये भी सही होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। युगांडा अल्प विकसित देशों यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भारत की शुल्क मुक्त प्रशुल्क वरीयता यानी ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रीफरेंस योजना का लाभार्थी रहा है। युगांडा को भारतीय निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में भेषजीय उत्पाद, वाहन, प्लास्टिक, कागज व पेपरबोर्ड, कार्बनिक रसायन इत्यादि शामिल हैं। युगांडा से भारत में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में सब्जियां तथा कुछ जड़ें व कंद, कॉफ़ी, चाय, मीट एवं मसाले और कोको उत्पाद हेतु विधि शामिल हैं। और है कि भारत तथा युगांडा के बीच दोहरा कराधान परिहार समझौता डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वर्ष 2004 से प्रभावी है। अतः कथन 2 सही है। आगे आप देख सकते हैं कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कितने कथन सही है। तो ये भी वहीं से उठ के आया है। राम मंदिर जब बना है तो वो किस शैली में बना है, नागर शैली में, द्रविड़ शैली में या पंचायतन शैली में। ठीक है, तो पंचायतन शैली है जो नागर शैली और द्रविड़ शैली के बीच का भी है। तो कभी कभी खबर तो आ रहा था कि पंचायतन शैली में है, लेकिन अब जब उद्घाटन हुआ उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नागर शैली में है। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं। इसका उदय लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के अंत में दक्षिण भारत में हुआ था। तो ध्यान देना है कि नागर शैली का जो उत्पन्न हुआ है, ठीक है, या विकास हुआ है, वो दक्षिण भारत में ना होकर उत्तर भारत में हुआ है। और जिस वक्त ये नागर शैली विकास हो रहा था उत्तर भारत में, उसी वक्त दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली भी विकास कर रहा था। तो ये तो सबको ध्यान में रहता ही है। तो ये पहला गलत है। नागर शैली में निर्मित मंदिर तक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं, जिसमें गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा होता है। ये पहला सही है। एक विशिष्ट नागर शैली के मंदिर में गर्भगृह के चारों ओर एक परिदक्षिणा पथ भी शामिल होता है, तो ये भी सही है। तो केवल 2 सही है, पहला गलत है। ठीक है, क्योंकि ये उत्तर भारत में विकसित हुआ था 7वीं शताब्दी में गुप्त काल के आसपास ही। ठीक है, मंदिर वास्तुकला की नागर शैली 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास उत्तरी भारत में गुप्त काल के अंत में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का उदय हुआ था। ठीक है, तो वहाँ भी 7वीं को हटाकर और 5वीं कर दिया है, यही ध्यान रखिए। अतः कथन सही नहीं है। इसकी तुलना द्रविड़ शैली से की जाती है, जिसकी उत्पत्ति भी उसी समय दक्षिण भारत में हुई थी। नागर शैली में निर्मित मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं, जिसमें गर्भगृह, देवता की प्रतिमा का विश्राम स्थल मौजूद होता है, जो मंदिर का सबसे पवित्रतम स्थल होता है। अतः कथन दूसरा सही है। एक विशिष्ट नागर शैली के मंदिर में गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ तथा उसके सामने धुरी पर एक अथवा अधिक मंडप या हॉल, जिसको कह सकते भी शामिल होते हैं। इसकी दीवारों पर विस्तृत भित्ति चित्र तथा नक्काशी इसकी विशेषता होती है। कथन तीसरा सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आगे क्या देखेंगे। 5 क्वेश्चन हो गया ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले दिन फिर 5 क्वेश्चन के साथ। तो इसी प्रकार हम चैनल पर बने रहे, वीडियो देखते रहे। धन्यवाद।